नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभिप्रेरणा के पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा घटक या फिर अभिप्रेरणा चक्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अभिप्रेरक। जब हमने अभिप्रेरणा चक्र पढ़ा था, अंत में अभिप्रेरणा चक्र का एक सूत्र पढ़ा था कि मोटिवेशन साइकिल अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल नीड आवश्यकता, नीड आवश्यकता, ड्राइव अंतर्नोद और इंसेंटिव प्रोत्साहक, इंसेंटिव प्रोत्साहक है कि NDI नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ये जब तीनों मिलते हैं, ये तीनों मिलकर किसको जन्म देते हैं? ये अभिप्रेरकों को जन्म देते हैं। किनको जन्म देते हैं? ये अभिप्रेरकों को जन्म देते हैं। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं अभिप्रेरक। सबसे पहले अध्ययन करते हैं अभिप्रेरक की परिभाषा की। अभिप्रेरक किसे कहते हैं? अभिप्रेरक किसे कहते हैं? तो क्या हम किसी भी कार्य को करते हैं, इस कार्य को करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास में आता है सबसे पहले, और आकर वह कहता है कि यार तू उठे और उठने के बाद में जा खाना खा ले? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या फिर जब भूख लगती है तो भूख लगने के बाद में व्यक्ति स्वयं ही क्या करता है? कार्य करता है, क्योंकि उसके आंतरिक मन की जो दशा है वो इस बात को बताने लग जाती है कि अब तेरे को भूख लगी है, और भूख लगने के बाद में अब तेरे को क्या करना है? खाना खाना है। तो व्यक्ति के अंदर वे मनोदशाएं, व्यक्ति के अंदर वे मनोदशाएं जो कार्य करने के लिए, जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें अभिप्रेरक कहते हैं। अथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि वे कार्य, व्यक्ति के वे कार्य, व्यक्ति के वे कार्य जो अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, व्यक्ति के वे कार्य जो अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, उन्हें अभिप्रेरक कहा जाता है। उन्हें अभिप्रेरक कहा जाता है। ठीक है, कि व्यक्ति के अंदर वे मनोदशाएं यानी मन की दशाएं, व्यक्ति के अंदर वे मनोदशाएं जो कार्य करने के लिए व्यक्ति को क्या करती है? प्रेरित करती है। किसी भी प्रकार का कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात व्यक्ति के वे कार्य जो अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे किसी अभिप्रेरक की बात करें, जैसे भूख है, ये भूख भी एक प्रकार का अभिप्रेरक है। और ये भूख, जब भूख लगती है तो भोजन करने के लिए, क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए व्यक्ति को ये प्रेरित करती है। अर्थात ये व्यक्ति की आंतरिक मन की मनोदशा है। भूख क्या है? व्यक्ति के आंतरिक मन की मनोदशा है। और ये भोजन करने के लिए, क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। अर्थात भोजन करने का जो कार्य है, ये कार्य करने वाले जो भी, ये जो व्यक्ति के ये कार्य होते हैं, और ये कार्य जो व्यक्ति ने कार्य किया है, और भोजन करने के लिए इस कार्य ने क्या किए? प्रेरणा प्रदान की। तो व्यक्ति के वे कार्य जो अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं। तो जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, काम, क्रोध है, प्रेम है, मलमूत्र त्याग है, जिज्ञासा है, रुचि, अभिरुचि, इसके अलावा जो आकांक्षा स्तर है, सफलता, असफलता, दंड, पुरस्कार, ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं? अभिप्रेरक माने जाते हैं।
ठीक है। अब हम अध्ययन करते हैं अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के संबंध में चाहे सीटेट के एग्जाम हो, एमपी टेट, यूपी टेट या फिर अपने रीट और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन एग्जाम्स की बात करें तो जो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है, इन वर्गीकरणों में से हर एग्जाम में 1% तो हर बार ही पूछा जाता है। तो ये वर्गीकरण हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरकों का जो वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम अब्राहम मेस्लो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अब्राहम मेस्लो का वर्गीकरण। अब्राहम मेस्लो का वर्गीकरण। अब्राहम मेस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। अब्राहम मेस्लो ने कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताएं, जिसमें पहला है जन्मजात अभिप्रेरक। पहला है जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक। दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक। अब्राहम मेस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए, जिसमें एक है जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक। ऐसे अर्जित अभिप्रेरक को अब्राहम मेस्लो ने फिर से 2 भागों में विभाजित कर दिया। 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक है व्यक्तिगत अभिप्रेरक। पहला है व्यक्तिगत अभिप्रेरक और दूसरा है सामाजिक अभिप्रेरक। दूसरा है सामाजिक अभिप्रेरक। अभिप्रेरकों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है वो अब्राहम मेस्लो के द्वारा किया गया और अब्राहम मेस्लो ने अभिप्रेरकों की संख्या बताई है 2, जिसमें पहला है जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक। फिर अब्राहम मेस्लो ने जो अर्जित अभिप्रेरक था, इस अर्जित अभिप्रेरक को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक व्यक्तिगत अभिप्रेरक और दूसरा सामाजिक अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक है, सॉरी जो जन्मजात अभिप्रेरक है, ये सारे के सारे अभिप्रेरक जब बालक का जन्म होता है तब साथ ही इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन अर्जित जो अभिप्रेरक होते हैं, इन अभिप्रेरकों को बालक क्या करता है? वातावरण से ग्रहण करता है। तो कुछ अभिप्रेरकों को वातावरण से ग्रहण करता है और कुछ उसके स्वयं के व्यक्तिगत होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरकों की बात करें तो जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, क्रोध, प्रेम और मलमूत्र त्याग, ये जो अभिप्रेरक होते हैं ये सारे के सारे अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं। इसके अलावा अर्जित अभिप्रेरकों में जो व्यक्तिगत अभिप्रेरक होते हैं उनमें इब्राहिम मेस्लो ने माना है कि रुचि, अभिरुचि, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, जिज्ञासा, आकांक्षा स्तर, आकांक्षा स्तर या फिर आदत, आदत को व्यसन या फिर लत भी कहते हैं। ठीक है, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, जिज्ञासा, आकांक्षा स्तर, आदत, व्यसन या जो लत है, ये सारे के सारे व्यक्तिगत अभिप्रेरक माने हैं। और सामाजिक अभिप्रेरकों की बात करें तो सामाजिक अभिप्रेरकों में अब्राहम मेस्लो ने जैसे दंड, पुरस्कार, दंड
पुरस्कार, सफलता, असफलता, मान सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, अनुमोदन, आत्मरक्षा या फिर सुरक्षा, आत्मरक्षा या फिर सुरक्षा, ये सारे के सारे अभिप्रेरक होते हैं। इन अभिप्रेरकों को बालक या व्यक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? समाज से यानी वातावरण से प्राप्त करता है। तो अब्राहम मैस्लो ने जो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है वो दो भागों में किया, जिसमें एक का जन्मजात अभिप्रेरक है। ये व्यक्ति की सारे के सारी आंतरिक मनोदशाएं होती है और ये मनोदशाएं क्या करती है? व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, काम, क्रोध, प्रेम और मनमूत्र त्याग। अर्जित अभिप्रेरक है, अब्राहम मैस्लो ने अर्जित अभिप्रेरक को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, जिसमें व्यक्तिगत अभिप्रेरक है और सामाजिक अभिप्रेरक है। जैसे रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, जिज्ञासा, आकांक्षा, स्तर, आदत, व्यसन या लत, ये सारे के सारे व्यक्तिगत अभिप्रेरक होते हैं। रुचि की बात करें, रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति, इसके साथ में जो आकांक्षा, स्तर है, आदत है, जिज्ञासा है, इनका हम विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। रुचि को अंग्रेजी भाषा में इंटरेस्ट कहते हैं और ये लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करने की योग्यता। तो रुचि भी क्या करती है? किसी भी विषय वस्तु की ओर या फिर कार्य करने की ओर ध्यान केंद्रित करती है। अभिरुचि होती है, ये अभिरुचि जन्मजात होती है और जन्मजात के साथ में अर्जित भी होती है। अभिरुचि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती है, सारे व्यक्तियों की एक समान अभिरुचि नहीं होती है। इस अभिरुचि के अनुसार कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई चोर भी बनना चाहता है। किसी भी विषय वस्तु, घटना या व्यक्ति को देखने का जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, उसको अभिवर्ती या फिर व्यक्ति की मनोवर्ती कहते हैं। एक शब्द में इसको एटीट्यूड के नाम से भी पुकारा जाता है। जिज्ञासा भी क्या करती है? जिज्ञासा भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। अर्थात ये जिज्ञासा भी एक व्यक्ति की ऐसी मनोदशा है जो किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और ऐसा कार्य जो व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करता है उसे किस नाम से पुकारते हैं? अभिप्रेरकों के नाम से पुकारा जाता है। आकांक्षा स्तर, ये आकांक्षा स्तर अभिप्रेरणा का घटक माना जाता है। और हम जॉन पी डिसेको इस जॉन पी डिसेको का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के जो घटक होते हैं उसमें एक घटक किसको माना गया? आकांक्षा स्तर को माना गया है। इसके अलावा जो आदतें होती है, सारे के सारी आदतें अर्जित होती है और आदतें हर व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है। जिस प्रकार के वातावरण के संपर्क में व्यक्ति आता है और वहां के वातावरण को देखता है और देखकर सीख लेता है, उसी में अपनी आदत बना लेता है। सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत जैसे दंड, पुरस्कार, सफलता, असफलता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, अनुमोदन, आत्मरक्षा और ये सुरक्षा, ये सारे के सारे सामाजिक अभिप्रेरक माने जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति इन अभिप्रेरकों को कहाँ से प्राप्त करता है? समाज से प्राप्त करता है, और समाज से इन सारी बातों को सीख कर वो इसी प्रकार का कार्य करने लगता है। तो उन सारे अभिप्रेरकों को अब्राहम मैस्लो ने क्या नाम दिया? सामाजिक नाम दिया। अब सीधे प्रश्न भी बहुत सारे पूछे गए कि अब्राहम मैस्लो का निम्न में से अब्राहम मैस्लो के द्वारा बताया गया कौन सा अभिप्रेरक है या फिर कौन सा नहीं है। आजकल जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की जो पीछे एग्जाम लगी थी, उन एग्जाम में या फिर सीटेट की एग्जाम लगी, उन एग्जाम्स की बात करें तो उन एग्जाम्स में एकदम से विस्तारित इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाने शुरू हो गए। सीधा प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? व्यक्तिगत अब्राहम मैस्लो के द्वारा अब्राहम मैस्लो के अनुसार व्यक्तिगत अभिप्रेरक कौन सा है, या फिर अब्राहम मैस्लो के द्वारा बताया गया सामाजिक अभिप्रेरक कौन सा है? तो आपसे इस आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पीछे के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए वो सीधे प्रश्न नहीं पूछकर इसी वर्गीकरण में से प्रश्न पूछा गया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है। अभिप्रेरकों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। थॉमसन के द्वारा। थॉमसन ने भी अभिप्रेरकों की संख्या 2 ही बताई है, जिसमें एक है स्वाभाविक अभिप्रेरक। स्वाभाविक अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक, और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक। एक स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक। अब्राहम मेस्लो के बाद में थॉमसन ने भी अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण करने के बाद में थॉमसन ने भी अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक। स्वाभाविक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। जिन अभिप्रेरकों को अब्राहम मेस्लो ने जन्मजात अभिप्रेरक कहा है, थॉमसन ने इन सारे अभिप्रेरकों को क्या नाम दिया? स्वाभाविक, यानी ये व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होते हैं कि भोग, प्यास, नींद, काम, क्रोध, प्रेम और मलमूत्र त्याग है। ये सारे जो अभिप्रेरक होते हैं ये स्वाभाविक होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाभाविक होते हैं। सारे व्यक्तियों में एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके अलावा अब्राहम मेस्लो ने जो सामाजिक अभिप्रेरक बताए थे, उन्हें सामाजिक अभिप्रेरकों को थॉमसन ने क्या नाम दिया? कृत्रिम नाम दिया। कि दंड, पुरस्कार, सफलता, असफलता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, अनुमोदन, आत्मरक्षा और सुरक्षा है, ये सारे के सारे कृत्रिम का मतलब ये बनावटी होते हैं, यानी वातावरण से बालक ने क्या किए? ग्रहण किए हैं। वातावरण से बालक ने क्या किए? ग्रहण किए। तो जो अब्राहम मेस्लो के द्वारा सामाजिक अभिप्रेरक बताए गए थे, उन्हें सामाजिक अभिप्रेरकों को थॉमसन ने क्या नाम दिया? कृत्रिम अभिप्रेरक के नाम दिया। तो अब्राहम मेस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए थे, जिसमें एक था जन्मजात और दूसरा अर्जित है। और थॉमसन ने भी 2 अभिप्रेरक बताए, जिसमें एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है और दूसरा कौन सा है? कृत्रिम अभिप्रेरक है। अब प्रश्न ऐसा भी पहले कि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से थॉमसन के द्वारा बताया गया अभिप्रेरक कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, या फिर अब्राहम मेस्लो के द्वारा बताया गया अभिप्रेरक कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। अभिप्रेरकों का जो तीसरा वर्गीकरण है वो गेरिट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गेरिट के द्वारा। गेरिट का वर्गीकरण। ठीक है। गेरेट ने अभिप्रेरकों को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? अभिप्रेरकों को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है जैविक अभिप्रेरक। पहला है जैविक अभिप्रेरक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, और तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरक। तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरक। अब्राहम मेस्लो के बाद में थॉमसन ने भी 2 बताए, लेकिन गेरिट ने जब अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया तो गेरिट ने अभिप्रेरकों की संख्या कितने बताई? 3 बताई, जिसमें पहला बताया जैविक अभिप्रेरक, दूसरा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, और तीसरा जो अभिप्रेरक वो कौन सा है? सामाजिक अभिप्रेरक है। गेरिट के अनुसार जो जैविक अभिप्रेरक होते हैं, इन जैविक अभिप्रेरकों का जो संबंध होता है
जैविक अभिप्रेरक का जो संबंध होता है वो व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकताओं से होता है। किनसे होता है? व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं से होता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है, इन अभिप्रेरकों का जो संबंध है ये व्यक्ति की मनोदशा एवं मानसिक स्थिति से होता है। व्यक्ति की मनोदशा एवं मानसिक स्थिति से होता है। और सामाजिक अभिप्रेरकों का जो संबंध होता है ये व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं उनसे होता है। जैसे समाज की जो परंपरा होती है या फिर जो समाज के रीति रिवाज होते हैं, क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं, ये व्यक्ति के सामाजिक संबंध होते हैं। तो सामाजिक अभिप्रेरकों का संबंध किससे होता है? सामाजिक संबंधों से होता है। अर्थात समाज में चलने वाली जो परंपराएं होती है या फिर समाज के जो रीति रिवाज होते हैं इनका संबंध होता है। तो गेरेट ने जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया? 3 भागों में, जिसमें पहला जैविक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरकों का संबंध किससे होता है? व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं से होता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों का संबंध किससे होता है? इसका संबंध व्यक्ति की मनोदशा एवं मानसिक स्थिति से होता है। और सामाजिक अभिप्रेरकों का संबंध जो सामाजिक अभिप्रेरक है उनका संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। अर्थात व्यक्ति के जो समाज में रहता है वहाँ की जो परंपराएं होती है या फिर जो रीति रिवाज वगैरह होते हैं वहां से इसका पूरा संबंध होता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वर्गीकरण अब्राहम मेस्लो, थॉमसन और गेरिट तीनों ने किया है। जिन अभिप्रेरकों को अब्राहम मेस्लो ने तो अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा, जिसमें एक पहला था जन्मजात। थॉमसन ने उन जन्मजात अभिप्रेरकों को स्वाभाविक अभिप्रेरक का क्या नाम दिया? स्वाभाविक अभिप्रेरक। और गेरिट ने उन्हीं अभिप्रेरकों को क्या नाम दिया? जैविक अभिप्रेरक नाम दिया। जैसे जैविक अभिप्रेरकों की बात करें तो वही स्थिति भूख है, प्यास है, नींद, काम, क्रोध, प्रेम या स्नेह या फिर मलमूत्र त्याग। ठीक है, अब यहाँ पर याद करने में हमें एकदम से आसानी हो जाएगी कि अब्राहम मेस्लो ने जिन अभिप्रेरकों को जन्मजात नाम दिया, थॉमसन ने उन्हें को स्वाभाविक नाम दिया, उन्हीं अभिप्रेरकों को गेरिट ने क्या नाम दिया? जैविक अभिप्रेरक नाम दिया। ठीक है, तो जन्मजात अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक और जो जैविक अभिप्रेरक होते हैं ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एक ही होते हैं। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है, इनका जो संबंध है वो व्यक्ति की मानसिक मनोदशा या फिर उसकी मानसिक स्थिति से होता है। तो जैसे रुचि है, इसके अलावा अभिरुचि है, रुचि, अभिरुचि, अभिवर्ती या फिर जिज्ञासा। जिज्ञासा के साथ में जो उपलब्धि है, ठीक है, ये सारे के सारे ये व्यक्ति की मनोदशाएं होती है या फिर मानसिक स्थिति होती है। और इन सारी मानसिक स्थितियों को क्या नाम दिया? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक नाम दिया। और इन्हीं अभिप्रेरकों को अब्राहम मेस्लो ने किस नाम से पुकारा? व्यक्तिगत अभिप्रेरक के नाम से पुकारा। सामाजिक अभिप्रेरकों के अंतर्गत गेरिट ने जैसे मान सम्मान, इसके अलावा जो प्रतिष्ठा है या फिर जो सुरक्षा है, ठीक है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है, इन्हें को किस नाम से पुकारा? सामाजिक अभिप्रेरकों के नाम से पुकारा। तो अब्राहम मेस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए, जिसमें एक था जन्मजात और दूसरा था कृत्रिम अभिप्रेरक। थॉमसन ने भी दूसरा था अर्जित अभिप्रेरक। थॉमसन ने भी 2 अभिप्रेरक बताए, जिसमें एक था स्वाभाविक और दूसरा कौन सा था? अर्जित अभिप्रेरक। और गेरिट ने अभिप्रेरक की संख्या 3 बताई, जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जिन अभिप्रेरकों को
अब्राहम मेस उन्होंने जन्मजात कहा, थॉमसन ने स्वाभाविक कहा, उन्हीं अभिप्रेरकों को गेरिट ने क्या नाम दिया, जैविक अभिप्रेरक नाम दिया। और अर्जित अभिप्रेरकों को अब्राहम मेस्लो ने दो भागों में बांटा, एक व्यक्तिगत अभिप्रेरक और दूसरे सामाजिक अभिप्रेरक। उन्हें व्यक्तिगत अभिप्रेरकों को अब्राहम मेस्लो के अर्जित जो व्यक्तिगत अभिप्रेरक थे उनको गेरिट ने क्या नाम दिया, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक दिया। और तीसरा जो वर्गीकरण किया उसमें तीसरा अभिप्रेरक किसको बताया, सामाजिक अभिप्रेरकों को बताया, जिसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा और सुरक्षा को क्या किया, शामिल किया। तो अब किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको देखकर पूछ सकता है, क्योंकि विस्तारित प्रश्न पूछने की रिट की एग्जाम होती है उसमें एकदम ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि रिट की एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ही पेपर बनेगा और एक पेपर बनेगा तो कम से कम 35 या 40% के बीच में जो पेपर होता है वो सामान्य बनता है, और बाकी जो स्थितियां होती है वो सारे मानसिक स्तर पर और सोचने समझने योग्य ही होती है। ठीक है, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है वो है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक विलियम मैकडूगल। प्रतिपादक कौन है, विलियम मैकडूगल। ठीक है, विलियम मैकडूगल की जो पुस्तक है इस पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यह सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का प्रकाशन है जो विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में करवाया। कब करवाया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो विलियम मैकडूगल ने कब करवाया, 1905 ईस्वी में करवाया। और 1905 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन करवा के इसी पुस्तक के अंतर्गत 1905 ईस्वी में अपना जो सिद्धांत है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और प्रतिपादन करने के बाद में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले, फैलाने वाले, अर्थात इस सिद्धांत का जो समर्थक है किन मनोवैज्ञानिकों ने किया, जिसमें एक बर्ट वेलेंटाइन, रोस तथा हग्स एंड हग्स नाम का जो मनोवैज्ञानिक था। इन चार मनोवैज्ञानिकों ने, अर्थात इन चार व्यक्तियों ने क्या किया, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का समर्थन किया और इस मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को जगह जगह पर फैलाने का कार्य किया। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत तो किसके द्वारा दिया गया, विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन कब करवाया, 1905 ईस्वी में करवाया। और पुस्तक का प्रकाशन करवाने के बाद 1905 ईस्वी में अपने सिद्धांत का, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका समर्थन किसने किया, बर्ट ने किया, वेलेंटाइन, रोस, हग्स ने क्या किया, इसका समर्थन किया। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मूल प्रवृत्तियां होती क्या है, मूल प्रवृत्तियां होती क्या है। और विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, इस मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया। विलियम मैकडूगल ने मनुष्य तथा जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए
ध्यान से सुना। विलियम मैकडूगल ने मनुष्य तथा जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, क्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। ठीक है, कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? एक तो मनुष्य और मनुष्य के साथ में जीव जंतु के व्यवहार की, किसकी, जीव जंतु के अर्थात प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है, या फिर व्यक्ति या फिर कोई प्राणी अपनी सभी प्रकार की स्थितियां होती है उनको अनुकूल करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो मनुष्य तथा जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए इस विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, किसका व्यवहार, व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार, व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार किसी न किसी मूल प्रवृत्ति, किसी न किसी मूल प्रवृत्ति का परिणाम है। व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार, चाहे व्यक्ति को भूख लगने के बाद में भोजन करना है, या फिर पानी पीता है, या फिर कोई अन्य गतिविधि करता है, कहीं पर जाता है, जाने के बाद में उसको भय लगता है, या फिर रात को सोता है, सोने के बाद में सुबह उठता है, ये सभी प्रकार की जो स्थितियां होती है, सभी प्रकार का व्यवहार होता है। तो विलियम मैकडूगल ने स्वीकार किया कि व्यक्ति का जो प्रत्येक व्यवहार है, व्यक्ति का जो ये प्रत्येक व्यवहार है, ये किसी न किसी मूल प्रवृत्ति का परिणाम है। किसका परिणाम है? मूल प्रवृत्ति का परिणाम है। और ये मूल प्रवृत्तियां अभिप्रेरक शक्तियां होती है, अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले शक्तियां होती है। तो मूल प्रवृत्तियां वे अभिप्रेरक शक्तियां होती है। क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां वो अभिप्रेरक यानी अभिप्रेरणा प्रदान करने वाली शक्ति होती है और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति को क्या करती है? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। एक बार फिर से बात करते हैं, ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विलियम मैकडूगल के द्वारा। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन कब करवाया? 1905 ईस्वी में करवाया। और 1905 ईस्वी में अपनी पुस्तक का प्रकाशन करवाने के बाद में उसी पुस्तक के अंतर्गत जो अपना मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का समर्थक किस किस मनोवैज्ञानिकों ने, किन व्यक्तियों ने किया? जिसमें एक बर्ट है, एक वेलेंटाइन है, एक रोस है, और रोस के अलावा हक्स एंड हक्स नाम का ये जो व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का समर्थन किया। और समर्थन करने के बाद में फैलाने का कार्य, इसको फेमस प्रसिद्ध करने का कार्य भी किनके द्वारा किया? इस सिद्धांत को मानने वाले जो समर्थक थे, इन समर्थकों के द्वारा किया गया। अब बात ये निकल के आती है, प्रश्न ये बनता है कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? तो मनुष्य तथा जीव जंतु, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए कि एक मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करता है, एक अन्य कोई जीव जंतु है वो अपने व्यवहार का संचालन किस आधार पर करता है। तो मनुष्य तथा जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि एक व्यक्ति का जो प्रत्येक व्यवहार है, चाहे वो भोजन करता है, पानी पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, कहीं पर जाता है, उसको भय लगता है, भय लगने के बाद में वो वापस वहां से पलायन करता है, सभी प्रकार की स्थितियों में जो कार्य करती है, प्रेरणा प्रदान करती है, जिस स्थिति का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार किसी न किसी मूल प्रवृत्ति का परिणाम होता है। तब हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियां अभिप्रेरणा प्रदान करने वाली अभिप्रेरक शक्तियां होती है और वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वो 14 बताइए। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताइए? 14 बताइए। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताइए और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। जुड़ा हुआ, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। क्या होता है? संवेग होता है। और संवेग उत्पन्न होने पर,
ठीक है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है, 14 बताई है, और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ क्या होता है, संवेग जुड़ा होता है, और संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, बाकी बाद में बात करते हैं। ओके। तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है, और संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं मूल प्रवृत्ति। ठीक है। एक तरफ लिखेंगे संवेग और दूसरी तरफ लिखेंगे मूल प्रवृत्ति। संवेग और मूल प्रवृत्ति। संवेग उत्पन्न होने के बाद में जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताइए, 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। सबसे पहले जो संवेग है भय, क्रोध, भोग, घृणा, वात्सल्य, कष्ट, आश्चर्य, कामुकता, आत्महीनता, आत्माभिमान, आत्महीनता, आत्माभिमान। भय संवेग है, भय संवेग उत्पन्न होने के बाद में जो मूल प्रवृत्ति होती है उसे पलायन। क्रोध आक्रमण, भोग भोजनान्वेषण, भोजन करना, घृणा अप्रियता, अप्रियता या फिर विकर्षण, वात्सल्य पुत्र कामना, वात्सल्य पुत्र कामना। जो कष्ट है इसको करुणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, करुणा। और करुणा संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति संवेदना। आश्चर्य जिज्ञासा, आश्चर्य जिज्ञासा, कामुकता काम प्रवृत्ति, आत्महीनता विनीत भाव, आत्महीनता विनीत भाव, आत्माभिमान आत्म प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन। ठीक है। 11वां समय 12 13 और 14। अधिकार भावना, संग्रहण, अधिकार भावना संग्रहण, एकांकीपन, सामूहिकता, एकांकीपन सामूहिकता। ठीक है। एकांकीपन सामूहिकता, रचना प्रवृत्ति, रचना अनुभूति, या फिर इसको कृति भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृति भाव, रचना प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति। और लास्ट है आमोद, आमोद यानी हास्य, हंसी मजाक। ठीक है। तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई, 14 बताई, और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से
जुड़ा हुआ एक संवेग होता है, और संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कहीं पर भी जा रहे हैं और जाने के बाद में जैसे अंधेरा हो गया है, अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और अचानक से कुछ सांप वगैरह सामने मिल जाता है अंधेरे में, और उस सांप से अपने को भय लगता है। ये भय लगने के बाद में तुरंत जो क्रिया होती है वो उत्पन्न होती है, और सोचते हैं कि आगे जाने के बजाय अपना बचाव करने के लिए वहां से क्या हो जाए, पलायन कर ले, यानी लौट के वापस आ जाए। या फिर कहीं गहरे जंगल से जा रहे होते हैं, अचानक सामने शेर आ जाता है, शेर को देखकर क्या करेंगे, उसके सामने जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, शेर को देखेंगे, चप्पल वगैरह हाथ में लेंगे और जोर से छूट के उससे बचने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो ये जो व्यवहार हुआ, वहां पर भागने का व्यवहार हुआ, उसका परिणाम क्या था, ये मूल प्रवृत्ति थी कि व्यक्ति को भय लगा और भय लगने के तुरंत बाद में वो वहां से पलायन करने लग गया। तो संवेग उत्पन्न हुआ, और संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया हुई यानी पलायन हुआ, ये पलायन क्या कहलाता है, ये मूल प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है। दूसरा है क्रोध। क्रोध आने पर आक्रमण करना, कि मूल प्रवृत्तियों की विशेषता पढ़ेंगे, वहां पर हमें एक विशेषता का अध्ययन करेंगे कि मूल प्रवृत्तियों में ज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक, मूल प्रवृत्तियों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक है भावात्मक एवं क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, जो तीनों प्रकार के पक्ष होते हैं, इन तीनों प्रकार के पक्षों का प्रभाव पाया जाता है। जैसे क्रोध, किसी व्यक्ति को क्रोध है, क्रोध आने के बाद में भावना से वो भावुक हुआ, और भावुक होकर उसने क्या कर दी, क्रिया कर दी। क्रिया का मतलब उसने क्या किया है, आक्रमण किया। एक क्लास में दो स्टूडेंट बैठे हुए, एक आगे वाली लाइन में बैठा हुआ है, एक पीछे वाली लाइन में बैठा हुआ है। जो स्टूडेंट आगे वाले लाइन में बैठा हुआ है, उस स्टूडेंट का जो पीछे वाला बालक है, जैसे ये दो बालक है, ठीक है, ये दो बालक है, एक बालक है आगे बैठा हुआ है और ये उसके पीछे बैठा हुआ है। एक बालक आगे बैठा हुआ है, एक बालक उसके पीछे बैठा हुआ है। ये पीछे वाला बालक है, इस आगे वाले बालक की जो शर्ट है वो अंडर सेटिंग है, इस शर्ट को बेटा बेटा पीछे से बार बार बाहर निकाल रहा है। बार बार बाहर निकालने के बाद में नहीं मान रहा है, काफी देर बाद में संवेग उत्पन्न हो गया। संवेग कौन सा उत्पन्न हुआ, क्रोध, क्रोध संवेग है, उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के बाद तुरंत भावुक हुआ, और भावुक होकर इसने पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़कर जोर से चाटा मार दिया, यानी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो ये संवेग उत्पन्न हुआ। संवेग उत्पन्न होने के बाद में जो क्रिया हुई वो क्या हुई, आक्रमण करने की क्रिया हुई। तो आक्रमण करना क्या होगी, मूल प्रवृत्ति होगी। ठीक है। भूख, भूख लगने के साथ में, यानी जब व्यक्ति को भूख लग जाती है तो भूख एक प्रकार का संवेग है, और भूख लगते ही तुरंत व्यक्ति क्या करेगा, भोजन की तलाश करेगा। यदि वो घर पर है तो वो रसोई घर की तलाश करेगा, कहीं बाहर गया हुआ है तो वो कहीं पर भी होटल वगैरह में भोजन करने की क्या करेगा, तलाश करेगा। कि जो उत्पन्न संवेग है, भूख संवेग है, ये उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होने के तुरंत बाद में एक व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए क्या किया, उसने प्रेरित कर दिया। घृणा, घृणा से जुड़ा हुआ जो संवेग है वो अप्रियता या फिर विकर्षण, अच्छा नहीं लगना। वात्सल्य, वात्सल्य का अर्थ होता है अत्यधिक स्नेह प्रकट करना। क्या करना, अत्यधिक स्नेह प्रकट करना। और अत्यधिक स्नेह यानी जो दंपति या फिर अन्य कोई सती होते हैं उसके प्रति, दंपति के प्रति अत्यधिक स्नेह की भावना का जब विकास होता है तो वात्सल्य किसको जन्म देता है, ये हमेशा ही पुत्र कामना को जन्म देता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि मेहनत का जो फल होता है वो क्या है, मेहनत को जो फल है वो हमेशा टाब्बरी हुआ है। कष्ट, कष्ट का अर्थ करुणा, और करुणा का जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, संवेदना होती है। संवेदना के बारे में हमने पहले अध्ययन भी कर लिया था थोड़ा बहुत, बाकी संवेदना को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं संवेदना के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। संवेदना का पूर्व ज्ञान से कोई संबंध होता ही नहीं है। किसका, संवेदना का पूर्व ज्ञान के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। ये बालक का सबसे पहला अनुभव होता है, पहली बार। ये जो पहली बार का अनुभव होता है ये क्या कहलाता है, ये पहला अनुभव संवेदना कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेदना कहलाता है। कैसे
कि जब बालक छोटा सा होता है और छोटा जब बालक होता है वो किसी तेज आवाज को सुनता है और तेज आवाज को सुनने के बाद में वो डर जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, रोने लग जाता है। इस प्रारंभिक अनुभव को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। ठीक है। आश्चर्य, जब जहां पर भी जिस विषय वस्तु के बारे में आश्चर्य होता है वहां पर आश्चर्य नाम का संवेग उत्पन्न होते ही हम उस विषय वस्तु को जानने की इच्छा रखते हैं, बार बार करते हैं कि कहीं पर भी कोई घटना वगैरह घटित हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई घटना यानी दो बसें आपस में भिड़ जाती है और घटना घट जाती है। दूसरे व्यक्ति, अन्य कोई व्यक्ति है, उसको इसके बारे में पता चलता है तो वो उसके प्रति बार बार पूछने की कोशिश करता है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, किस लिए हुआ, गाड़ियां कहां से आ रही थी, कितने यात्री थे। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? जिज्ञासा होती है। जागो देशवासी सुनो। कामुकता, काम परवर्ती, आत्महीनता, विनीत भाव, आत्माभिमान, आत्म प्रदर्शन। ठीक है। अधिकार भावना, संग्रहण, एकांकीपन, सामूहिकता, रचना अनुभूति या फिर कृति भाव है उसको क्या कहते हैं? रचना प्रवृत्ति कहते हैं। और अमोल से जुड़ी हुई जो मूल प्रवृत्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं? हास्य यानी हंसी मजाक कहते हैं। तो विलियम मैकडूगल ने इस प्रकार मूल प्रवृत्ति की संख्या कितने बताई? 14 बताइए और कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ क्या होता है? संवेग होता है। अब हमें इसमें से प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि विलियम मैकडूगल के द्वारा बताई गई कौन सी मूल प्रवृत्ति है या फिर कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है, या फिर हमें ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मूल प्रवृत्ति का जो कौन सी जो मूल प्रवृत्ति है वो किस समय के साथ में जुड़ी हुई है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की विशेषता। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, जैसे रिट, सीटेट के एग्जाम है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, जो ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही पेपर बनता है, वहां पर पेपर हमेशा टफ बनता है। तो वहां पर जो लगभग प्रश्न पूछने की संभावना होती है वो विशेषताओं में से होती है कि प्रश्न छोटा मिलेगा और छोटे प्रश्न के साथ में हमें विकल्प के रूप में बड़े बड़े विकल्प मिलेंगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 विशेषताओं में से एक विशेषता किसी अन्य यानी अभिप्रेरणा की विशेषता दे के 3 विशेषता मूल प्रवृत्ति की दे दे और हमें प्रश्न ऐसा भी पूछ ले कि निम्न में से मूल प्रवृत्तियों की विशेषता कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न हमें विशेषताओं में से पूछे जा सकते हैं। तो मूल प्रवृत्ति की पहली विशेषता है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है कि व्यक्ति का जन्म होता है आनुवंशिकता के आधार पर। जब बालक जन्म लेता है मूल प्रवृत्तियों का भी जन्म बालक के जन्म लेने के साथ ही हो जाता है। तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार का क्या करती है? संचालन करती है। कि रात को सोने के बाद में जब व्यक्ति उठता है और उठते ही स्वयं चालू नहीं हो पाता है तो ये मूल प्रवृत्ति क्या करती है? उसको चालू करने का कार्य करती है। कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता है यानी सुबह उठता है और उठने के बाद में यदि मुंह धोने के लिए भी बाहर जाता है तो वहां पर जो परिणाम निकल के आता है उसके पीछे जो लॉजिक होता है, कारण होता है, वो किसका होता है? मूल प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ये मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान कौन करती है? मूल प्रवृत्तियां ही करती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को कार्य करने के लिए ठीक है। इसके बाद में जो चौथी विशेषता है वो है कि मूल प्रवृत्तियां ये सार्वभौमिक होती है।
मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती है। यानी जीव जंतुओं की बात करें या फिर मनुष्य की बात करें, जीव जंतु और मनुष्य दोनों में यानी सभी प्राणियों में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? सार्वभौमिक होती है। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती है। इसके अलावा बात करें तो मूल प्रवृत्तियां परिवर्तनशील, मूल प्रवृत्तियां परिवर्तनशील या फिर शोधनशील होती है। मूल प्रवृत्तियां परिवर्तनशील या फिर शोधनशील होती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, शोधन किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से अलग होती है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से अलग होती है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से अलग होती है। क्यों? क्योंकि मूल प्रवृत्तियां हमेशा जन्मजात होती है और आदतें होती हैं, ये आदतें वातावरण से ग्रहण की जाती है। व्यक्ति अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है या फिर किसी भी प्रकार के दूसरे वातावरण के संपर्क में आता है और वहां के जो उस वातावरण के गुण वगैरह होते हैं, उन गुणों को वो ग्रहण करके और किसी अच्छी या बुरी आदत का निर्माण कर लेता है। तो वो आदतें कहां से ग्रहण की? वातावरण से ग्रहण की। तो इसलिए आदतें होती है, ये जो मूल प्रवृत्तियां होती है, ये आदतों से क्या होती है? एकदम अलग होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां आदतों से अलग होती है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में, मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है। एक समान नहीं होती है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होते। किसी को भय ज्यादा लगता है तो किसी को क्रोध ज्यादा आता है, कोई कम भोजन करता है तो कोई अधिक भोजन करता है। इस आधार पर मूल प्रवृत्तियों की मात्रा होती है वो सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। और मूल प्रवृत्तियों में 3 प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है, जिसकी हमने पहले अभी बात करी थी। एक ज्ञानात्मक, दूसरी है भावात्मक और तीसरी क्रिया कौन सी है? तीसरी है क्रियात्मक है। कि सबसे पहले ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सोचेगा, ज्ञान के माध्यम से क्या करेगा? सोचेगा। यानी बार बार उसके साथ में अन्य किसी प्रकार की घटना घटित हो रही तो उसको क्या आएगा? क्रोध आएगा। वो किस आधार पर सोचा? ज्ञान के माध्यम से सोचेगा। सोचने के बाद में क्या होगा? वो भावुक होगा और भावुक होकर वो क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो मूल प्रवृत्ति में ज्ञानात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक है। आक्रमण किया, इसका मतलब आक्रमण किया उसने, किसी न किसी प्रकार की कोई क्रिया जरूर की। तो मूल प्रवृत्तियों पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों क्रियाओं का प्रभाव पाया जाता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि मूल प्रवृत्तियों की विशेषता में मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार का क्या करती है? संचालन करती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। प्रेरणा प्रदान करने का कार्य भी किसके द्वारा? इन मूल प्रवृत्तियों के द्वारा किया जाता है। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक, सारे प्राणियों में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन या फिर शोधन किया जा सकता है। आदतों से अलग होती है क्योंकि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, आदतें अर्जित होती है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है क्योंकि किसी को क्रोध ज्यादा आता है, किसी को भय ज्यादा लगता है, किसी को भूख ज्यादा लगती है और कोई व्यक्ति अत्यधिक किसी के प्रति स्नेह प्रकट करता है। मूल प्रवृत्तियों में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार की अनुक्रियाएं पाई जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ाने के बाद में किसी प्रकार की कोई कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और कमेंट करके बताओगे। ये मेरा मानना है कि आज तक कम से कम ये मैंने 60 के लगभग वीडियो हिंदी व्याकरण और साइकोलॉजी के 60 के लगभग वीडियो अपलोड कर दिए। आज तक तो ऐसा कोई बंदा आया नहीं है जिसने कहा है कि यार इस प्रकार की कोई गलती हुई, ये पढ़ाया है। या तो आप वीडियो को सही तरीके से देखते नहीं हो और देखते हो और गलती वगैरह हो जाती है तो हो सकता है कि आप उस गलती को इग्नोर कर रहे हो, ये मेरा मानना है। तो आपको कोई गलती वगैरह लगती है तो आप उस गलती के बारे में जरूर कमेंट करें। उस गलती का समाधान नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही किया जाएगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें,
उसके साथ में बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूले, यानी घंटे को दबाए और घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। सारे वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर अपलोड करने के तुरंत बाद आपके पास पहुंच जाएगी। आप वीडियो को लाइक करें जो आप करते नहीं हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो आपको अच्छा लगे उनमें से करें। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं यहाँ पर जो आपको रिट लेवल का सेकंड लेवल या फर्स्ट ग्रेड जितने भी लेवल के एग्जाम है उसकी मैं जो साइको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पूरा वादा है कि एक भी पर्सन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। आप पीछे के एग्जाम्स के जितने भी पेपर आएंगे आप उठा के देख लेना, हर पेपर में 95 प्लस जो थ्योरी है, जो पर्सन है, वो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया उसमें से मिल जाएगी। आप उन पर्सनों से मिलान करके फिर मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर विश्वास कर लीजिए, और उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर लाइक कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सारी स्थितियां मैं आप पर तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत नीड हेरिजिकल थ्योरी और प्रतिपादक अब्राहम मेस्लो को स्वीकार किया है। सबसे पहले बात करते हैं इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, अन्य नाम, ठीक है। इस सिद्धांत को मांग सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी नीड थ्योरी, नीड थ्योरी। इसके अलावा इस सिद्धांत को स्ववास्तविकरण, स्ववास्तविकरण का सिद्धांत, स्ववास्तविकरण का सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के नाम से भी सिद्धांत को पुकारा जाता है। इसके साथ ही हमें एक और उल्लेख मिलता है कि अब्राहम मेस्लो की एक पुस्तक जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। अब्राहम मेस्लो की एक पुस्तक है जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1954 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1954 ईस्वी में किया था। और मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत अब्राहम मेस्लो ने अपना आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। एक बार फिर से बात करते हैं कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जिसका प्रतिपादक किसको माना गया? अब्राहम मेस्लो को माना गया। इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको मांग सिद्धांत या फिर स्ववास्तविकरण का सिद्धांत के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। अब्राहम मेस्लो की एक पुस्तक है जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व। इस पुस्तक का प्रकाशन अब्राहम मेस्लो ने कब किया? 1954 ईस्वी में किया। और प्रकाशन करने के बाद इसी पुस्तक के अंतर्गत 1954 ईस्वी में, कब? 1954 ईस्वी में अपना जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब्राहम मेस्लो ने अपने सिद्धांत की मान्यता को स्वीकार किया, इस सिद्धांत की एक मान्यता को स्वीकार किया कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का आंतरिक व्यवहार भी, व्यक्ति का आंतरिक व्यवहार भी किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। इसका मतलब ये सिद्धांत भी, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती जाती है, बढ़ती हुई आवश्यकता क्या करती है? व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित
करती है। और अभिप्रेरणा प्रदान होने के बाद में या फिर अभिप्रेरणा प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य की ओर गति करता है, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, ये सिद्धांत भी क्या करता है, एक व्यक्ति को अभिप्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, आवश्यकता के स्तर की बात करें तो अपने सिद्धांत में अब्राहम मेस्लो ने अपने आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत कुल 5 आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। कितनी आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, 5 आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। जैसे ये आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत 5 4 3 2 और 1। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की पहली जो आवश्यकता है वो है दैहिक आवश्यकता, दैहिक। दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है प्रेम या स्नेह, चौथी जो आवश्यकता है वह स्वयं का सम्मान, स्वयं का सम्मान, और 5वीं जो आवश्यकता है वह आत्म सिद्धि, वो है आत्म सिद्धि। ठीक है, जो दैहिक आवश्यकता है इसके संबंध में प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि अब्राहम मेस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का निम्न में से कौन सा चरण है। तो यहाँ पर जो दैहिक आवश्यकता है इसका दूसरा नाम दिया हुआ था शारीरिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता नाम दिया हुआ था। और बाकी जो रॉबर्ट गेने का अधिगम के अंतर्गत सोपानिक अधिगम सिद्धांत पढ़ा था, उस सिद्धांत के 3 सोपान दे रखे थे और एक दे रखी थी शारीरिक आवश्यकता। और प्रश्न भी पूछ लिया था कि अब्राहम मेस्लो के द्वारा आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत की कौन सी आवश्यकता है। तो दैहिक को किस नाम से पुकारा गया, शारीरिक आवश्यकता के नाम से पुकारा गया। अर्थात अब्राहम मेस्लो का मानना है कि व्यक्ति की सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है दैहिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता होती है, दैहिक आवश्यकता। यानी हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, दैहिक आवश्यकता के अंतर्गत हमें रोटी, कपड़ा एवं मकान, रोटी, कपड़ा एवं मकान कि हमारी पहली आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा और रहने के लिए मकान। ये हमारी दैहिक अर्थात शारीरिक आवश्यकता मानी गई है। जब हमारी पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है और हमें बढ़ती हुई आयु के साथ में परिपक्व होते जाते हैं, अध्ययन वगैरह भी कर लेते हैं, अध्ययन करने के बाद में हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के अंतर्गत हमें बॉडीगार्ड की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षा के अंदर यदि अच्छी पढ़ाई कर ली है तो हमें सुरक्षा में क्या मिलनी चाहिए, सुरक्षा के अंतर्गत हमें नौकरी मिलनी चाहिए। ये पहली आवश्यकता दैहिक अर्थात शारीरिक आवश्यकता है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान की हमारी प्रथम आवश्यकता है। इस बात को अब्राहम मेस्लो स्वीकार करता है। व्यक्ति बढ़ती हुई आयु के साथ में परिपक्व होता जाता है और परिपक्व होने के साथ साथ वो अच्छी पढ़ाई कर लेता है और पढ़ाई करने के बाद में उसका एक ही मकसद रहता है कि उसको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है, नौकरी की आवश्यकता होती है कि नौकरी मिलेगी तो आजीवन सुरक्षा हो जाएगी। जब नौकरी मिल जाती है तो नौकरी मिलने के तुरंत बाद उसकी एक और आवश्यकता बढ़ जाती है कि नौकरी तो मिल गई है, अब उसका जीवन कैसा है, एकदम से सुना सुना है, तेरे बिना जगे सुना सुना लागे। कि नौकरी के तुरंत बाद में प्रेम और स्नेह करने वाला, अब वो सोचता है कि मेरा भी कोई अपना होना चाहिए, मेरे प्रति भी कोई अपनापन प्रकट करने वाला होना चाहिए, अर्थात प्रेम स्नेह। यहाँ पर व्यक्ति की एक और आवश्यकता होती है विवाह की स्थिति, विवाह की स्थिति कि नौकरी मिलने के तुरंत बाद में उसको छोकरे की आवश्यकता होती है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो अपना होना चाहिए।
अपने प्रति अर्थात मेरे प्रति वो प्रेम और स्नेह प्रकट करने वाला भी होना चाहिए। यह उसकी कौन सी आवश्यकता? तीसरी आवश्यकता मानी जाती है। तीसरी आवश्यकता के बाद में चौथी आवश्यकता स्व का सम्मान। अब तीसरी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है और तीसरी आवश्यकता पूरी होने के बाद में व्यक्ति के पास में समाज में पद है। व्यक्ति का समाज में तभी महत्व रहता है जब तक उसके पास में कोई पद होता है। समाज में व्यक्ति के पास में कोई राजकीय पद नहीं होता है तो मान सम्मान करने वाला कोई भी नहीं होता है, और जिसके पास में पद होता है उसका सम्मान करने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। तब व्यक्ति ये चाहता है कि अब समाज के जो अनपढ़ लोग हैं वो मेरे पास में आकर मेरे से पूछे और मेरा क्या करे, मेरा बार बार वो मान सम्मान करे। ये चौथी आवश्यकता मान सम्मान भी पूरा हो जाने के बाद में ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आने तक व्यक्ति को रिटायरमेंट की स्थिति के अंतर्गत आ जाता है। 60-65 के बीच की आयु प्राप्त कर लेता है और रिटायरमेंट हो जाता है। इसके बाद में पांचवी जो आवश्यकता को अब्राहम मैस्लो ने स्वीकार किया, पांचवी आवश्यकता आत्म सिद्धि अर्थात भगवान की भक्ति करना। क्या करना? भगवान की भक्ति करना। ये एक व्यक्ति की अंतिम आवश्यकता मानी गई है, लेकिन भगवान की भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं देता। आजकल अंधविश्वास में कोई भी विश्वास नहीं करता है। जैसे हिंदी साहित्य की बात करें, वहां पर हम भक्ति काल को पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया कि एक बालक जब गर्भ में होता है तो वो गर्भ में हमेशा उल्टा लटका हुआ रहता है। उल्टा लटका हुआ रहता है, उस समय उसको परेशानी होती है। तो ऐसा माना गया है, किसने देखा तो है नहीं, माना गया ऐसा कि उस समय वो क्या करता है कि उससे उल्टा लटका होता है और परेशान होता है। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जिस जाल में तुमने मुझे फंसा के छोड़ दिया है तो उस जाल से मेरे को बाहर निकाल दे। बाहर निकालने के बाद में मैं क्या करूंगा? तेरी भक्ति करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जब संसार में आता है तो व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ जाती है। व्यक्ति संसार के मोह माया में फंस जाता है और संसार की मोह माया में फंसकर वो परमात्मा के नाम को ही भूल जाता है। ठीक है, जब उसकी अंतिम अवस्था आती है तब परिवार के सदस्य कहते हैं कि यार तू क्यों बार बार कर रहा है, अपने तू उस परमात्मा का नाम ले लेना। तब वो कहता है कि यार अब अंत में परमात्मा का नाम लेके क्या करना है, थोड़े दिनों के बाद में तो उस परमात्मा का अपना आमना सामना ही कर लेंगे। तो यह आत्म सिद्धि है, भगवान की भक्ति है। यह हर किसी की आवश्यकता, हर किसी व्यक्ति पर यह आवश्यकता लागू नहीं होती है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो तपोवन में चला जाता है, संसार की मोह माया को त्याग कर देता है, तपोवन में चला जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट की क्या करता है? भक्ति करता है। तो ये उसकी कौन सी आवश्यकता मानी गई है? पांचवी आवश्यकता मानी गई है। तो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया और अपने सिद्धांत की कुल कितनी आवश्यकताओं का उल्लेख किया? कुल 5 आवश्यकताओं का उल्लेख किया। इसलिए इस अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का, किसका? मानवतावादी मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? मानवतावादी मनोविज्ञान अर्थात ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का आध्यात्मिक जनक किसको माना गया है? ये अब्राहम मैस्लो को माना गया। एक बार फिर से बात करते हैं सिद्धांत के बारे में। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जिसका प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो को माना गया। किसको माना गया? अब्राहम मैस्लो को माना गया। ठीक है, अनेक नाम से पुकारती मांग सिद्धांत अर्थात स्व वास्तविकरण के सिद्धांत के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। अब्राहम मैस्लो की पुस्तक का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व। इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया? 1954 ईस्वी में किया और 1954 ईस्वी में मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक का प्रकाशन करने के बाद इसी पुस्तक के अंतर्गत आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, मान्यता क्या है कि सिद्धांत के अनुसार ये जो व्यक्ति की आवश्यकता है ये आंतरिक शक्तियां होती है। तो व्यक्ति का ये आंतरिक व्यवहार होता है, आंतरिक व्यवहार भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जन्म लेने के बाद में व्यक्ति बढ़ती हुई आयु के साथ में परिपक्व होता जाता है, आवश्यकताएं बढ़ती रहती है और आवश्यकता को, हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो गति प्रदान करता है अर्थात लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो इस आधार पर मान सकते हैं कि ये सिद्धांत भी क्या करता है? एक व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है अर्थात अभिप्रेरणा प्रदान करता है। पहली आवश्यकता देख, जिसको शारीरिक आवश्यकता के नाम से भी पुकारा जाता है, प्रश्न पहले पूछा भी जा सकता है।
पहले हमारी आवश्यकता कौन सी होती है? सबसे पहले हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। यदि मिल जाता है तो हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नौकरी की आवश्यकता होती है। और नौकरी मिल जाने के बाद में हमें कोई अपनापन प्रकट करने वाला चाहिए। उसके बाद में चौथी जो आवश्यकता है, स्वयं का सम्मान होना चाहिए। और पांचवी आवश्यकता अब्राहम मैस्लो ने किसको स्वीकार किया? आत्म सिद्धि को स्वीकार किया है। अर्थात आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत प्रस्तुत करने के कारण अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान अर्थात ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके अलावा हमें और भी सिद्धांत की बात करते हैं जिनका हम अधिगम में अध्ययन कर भी लिया, अधिगम जो टॉपिक पढ़ा था उसमें, लेकिन फिर भी हम एक बार और उनकी चर्चा करते हैं। क्या वो भी सिद्धांत है? क्योंकि परीक्षा में हमें ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है या फिर कौन सा सिद्धांत नहीं है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है व्यक्ति को अभिप्रेरणा प्रदान करने वाला है या फिर कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के अलावा हम एक और सिद्धांत पढ़ेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसका हमने अधिगम के अंतर्गत संपूर्ण रूप से उल्लेख कर लिया है। ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। किसको माना गया है? थॉर्नडाइक को माना गया है। ठीक है, विस्तार से हमने पहले अध्ययन कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा जान लेना है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। क्या ये सिद्धांत भी अभिप्रेरणा प्रदान करता है? क्या बिल्कुल करता है। कैसे करता है? कि व्यवहारवादियों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए तो व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यता थी कि व्यक्ति को अर्थात प्राणी को उद्दीपक दिखाकर, क्या दिखाकर? उद्दीपक दिखाकर अनुक्रिया करवाई जा सकती है। उद्दीपक दिखाकर अनुक्रिया करवाई जा सकती है। कि थॉर्नडाइक का मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार किसी न किसी उद्दीपक के साथ में जुड़ा हुआ था, किसी उद्दीपक और अनुक्रिया का परिणाम होता है। अर्थात उद्दीपक दिखाकर किसी भी प्रकार की अनुक्रिया करवाई जा सकती है। जैसे वर्तमान समय में जो रिट की एग्जाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बार बार यही सुनने को मिल रहा है कि रिट की एग्जाम होने वाली है। ये रिट हमारे लिए क्या हो गया? ये उद्दीपक हो गया। और सारे विद्यार्थी अब अनुक्रिया किसकी ओर करें? रिट की एग्जाम की तैयारी की ओर करें। तो ये सामने उद्दीपक है, तो उद्दीपक दिखाकर अनुक्रिया करवाई जा सकती है। इसका मतलब व्यक्ति यहाँ पर भी गति कर रहा है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये लक्ष्य क्या कर रहा है? व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है, अर्थात अभिप्रेरणा प्रदान कर रहा है। लेकिन कल ही अखबार में ऐसी न्यूज आ जाए या फिर सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री यदि इस प्रकार की घोषणा कर दे कि रीट की एग्जाम पहले नहीं होगी, पहले फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी, तो टारगेट लक्ष्य क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ग्रेड उस विद्यार्थी के लिए उद्दीपक हो जाएगा और पहले तैयारी किसकी करने लग जाएंगे? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने लग जाएंगे। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी क्या करता है? अभिप्रेरणा प्रदान करता है। इसके अलावा एक चालक अंतर्नोद एवं प्रणोद का सिद्धांत, प्रणोद का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है क्लार्क हल। कौन है? क्लार्क हल, जिसका पूरा नाम है H.C. हल, हेनरी क्लार्क हल, H.C. हल। आवश्यकता के घटक हमने पढ़े थे, अर्थात आवश्यकता का अभिप्रेरणा के घटक पढ़े थे और अभिप्रेरणा चक्र वहां पर पढ़ा था। वहां पर हमने चालक, अंतर्नोद और प्रणोद को पढ़ा था कि अभिप्रेरणा घटक में 3 घटक थे। पहली थी आवश्यकता, आवश्यकता के बाद में दूसरा था अंतर्नोद या चालक, और तीसरा जो घटक या चक्र था उसका नाम था प्रोत्साहक। क्या नाम था? प्रोत्साहक। वहां पर हमने जो
वहां पर हमने इस बात को भी पढ़ा था कि व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, हमारे पास में किसी की विषय वस्तु की कमी होती है तो उसको पूरा करना, या फिर किसी की अति अधिकता होती है उसका त्याग करना क्या कहलाता है? आवश्यकता कहलाता है। आवश्यकता हमेशा एक तनाव को जन्म देती है। आवश्यकता किसको जन्म देती है? तनाव को जन्म देती है। और तनाव को जिस रूप में महसूस किया जाता है, जिस रूप में महसूस किया जाता है, उसे अंतर्नोद चालक या फिर प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्नोद चालक या फिर प्रणोद कहते हैं। अर्थात भोजन करना हमारी आवश्यकता है, भोजन करना हमारी आवश्यकता है। ये भूख क्या हो गया? ये चालक हो गया। और भोजन करने के लिए भूख लगने के बाद में हमारे शरीर में क्या होती? चिंता, बेचैनी, चिंता, बेचैनी या फिर क्रियाशीलता, क्रियाशीलता या फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। चिंता, बेचैनी, क्रियाशीलता या फिर तनाव की स्थिति पैदा होती है। और ये बढ़ा हुआ तनाव क्या करता है? हमें भोजन करने के लिए गति प्रदान करता है। इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिद्धांत भी क्या करता है? ये सिद्धांत भी अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो चालक, अंतर्नोद, प्रणोद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? ये क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। और ये चालक किससे जुड़ा हुआ है? ये आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आवश्यकता किसको जन्म देती है? तनाव को जन्म देती है। तनाव को जिस रूप में महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे चालक, अंतर्नोद या फिर प्रणोद कहते हैं। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। ठीक है। इसके अलावा हम एक और सिद्धांत पढ़ेंगे, क्षेत्रफल का सिद्धांत। इसके बारे में भी हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। क्षेत्रफल का सिद्धांत को हमने संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे, वहां पर जो कुर्तलेविन ने दिया था, इसके बारे में भी हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। ठीक है। कुर्तलेविन का क्षेत्रफल का सिद्धांत, किसका? कुर्तलेविन का। एक क्षेत्रफल का सिद्धांत है। क्षेत्रफल के सिद्धांत के अंतर्गत कुर्तलेविन ने इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, ठीक है, केवल और केवल व्यक्ति का जो आंतरिक व्यवहार है, उस आंतरिक व्यवहार के साथ साथ है। कौन से व्यवहार के साथ साथ? आंतरिक व्यवहार के साथ साथ, आंतरिक व्यवहार के साथ साथ में वातावरण भी मुख्य भूमिका निभाता है। अर्थात वातावरण में भी इस प्रकार के घटक वगैरह होते हैं। वो घटक क्या करते हैं? एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर गति प्रदान करता है। ठीक है। कि व्यक्ति की जो शारीरिक आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकता के साथ साथ वातावरण में भी इस प्रकार के कुछ घटक होते हैं। तो ये वातावरण भी मुख्य कारक होता है और वातावरण में उपस्थित घटक होते हैं, वो भी क्या करते हैं? एक व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करते हैं। इसलिए ये जो क्षेत्रफल का सिद्धांत है कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया, ये सिद्धांत में क्या करता है? एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए अर्थात अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है और फिर व्यक्ति क्या करता है? अभिप्रेरित होता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।